5 दिन तक दिन रात चलने वाली बैठकें, चर्चा अलग अलग विषयों के ऊपर, नोक झोंक, अलग अलग प्रकार से अलग अलग देशों के अपने प्राथमिकताएं, अपनी चिंताएं, अपने विषयों के साथ साथ जिस प्रकार से हमारी टीम को, पूरी जो टीम थी, हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी श्री सुब्रमण्यम, हमारे एम्बेसडर WTO के श्री विजेंद्र नवनीत, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इस पूरी टीम ने जिस प्रकार से भारत की बात बहुत तीव्रता से पूरे विश्व के समक्ष रखी, हर विषय के ऊपर भारत विकासशील देशों का आवाज बनके पहचान में आई, और एक प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको सक्षम बनाया कि भारत एक विश्व गुरु के रूप में, एक विश्व शक्ति के रूप में दुनिया की लीडरशिप करे, उसका एक प्रतीक WTO कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। जब शुरुआत हुई थी, जिन परिस्थितियों में एक कॉन्फ्रेंस हुई है 4.5 साल बाद, और जब 2015 से के बाद 7 सालों में WTO में कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई आउटकम डॉक्यूमेंट भी नहीं निकला। उसी बीच कोविड की महामारी, साथ में देशों के बीच में बिगड़ते हुए संबंध, आर्थिक समस्याएं विश्व में जो चल रही हैं, महंगाई का दौर, इन सब चुनौतियों में लगभग सबने इस कॉन्फ्रेंस को सोचा था कि एक फेल्ड कॉन्फ्रेंस रहेगी, और मल्टीलैटरल जो विश्व के अलग अलग संस्थाएं हैं, समूह हैं जिसमें सभी देश शामिल होते हैं, उनके भविष्य के बारे में बहुत प्रश्न उठाए जाते थे, सवाल उठते थे, और लोगों ने सोचा था कि मल्टीलैटरलिज्म इज नॉट रेलेवेंट एनीमोर, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट हैव एनी प्रॉमिस, और सब देश अपना अपना ही सोचेंगे। मैं समझता हूं कि सबके संयुक्त प्रयासों से इस WTO मिनिस्टेरियल MC12 ने पुनः एक बार मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की रेलेवेंस को, स्थापना को एक बल दिया है, ताकत दी है, बड़ा बूस्ट है मल्टीलैटरलिज्म के लिए। बहुत बढ़िया एक आउटकम्स निकले हैं इस MC12 में। ऐसे ऐसे विषय जो लंबे समय से, कई दशकों से लंबित थे, उन पे प्रगति हुई है, और लगभग 100% जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें डायरेक्शन दिए थे, गाइडेंस दी थी, विषयों के बारे में प्रायोरिटी दी थी कि किस पे भारत की जरूरत है, किस पे भारत ने फोकस करना चाहिए, क्या विषयों पे हमारा रुख विश्व के सामने रखना चाहिए, और उसको विश्व के सभी देशों ने से अपनाना चाहिए। उसमें मैं समझता हूं, अगर एम्बेसडर माने तो, एग्री करे तो 100% भारत सफल हुआ है। आज ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें हमें जरा भी किसी प्रकार की चिंता के साथ भारत लौटना है। चाहे हमारे किसान भाई बहनों के चिंता हो, जिसमें हमने किसी भी प्रकार का MSP पे जो खाद्य भारत खरीदता है, जो भारत का पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम है, जो हम भारत के गरीब लोगों को जिस प्रकार से अनाज देने में, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से भी, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसका आज विश्व में तारीफ है कि भारत ने
हर देशवासी की चिंता की, किसी को कभी भूखा नहीं सोना पड़ा, इन सबके लिए जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की अहमियत है उसको पुनः स्थापित किया एक बार। और कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भारत के ऊपर आउटकम, नेगेटिव आउटकम नहीं आया। इसी प्रकार से हमारे मछुआरों को बड़ी चिंता थी कि विश्व समूह में बात चल रही है कि कुछ नियंत्रण लाए जाए जिससे कहीं हमारे छोटे मछुआरे, खासतौर पे आर्टिसनल और ट्रेडिशनल फिशरमैन को कोई दिक्कत ना हो, आगे चल के सरकार के हाथ ना बन जाए। उसमें भी भारत 100% सफल रहा। किसी भी प्रकार का बंधन सरकार पे या भारत पे नहीं आया है। उल्टे जो हमारी मांग थी कि जो लोग इलीगल फिशिंग करते हैं, अवैध फिशिंग करते हैं, अवैध मच्छी पकड़ते हैं, जो लोग मच्छी पकड़ते हैं लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, या जो रेगुलेशन के बाहर काम करते हैं, जिसको इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड IUU फिशिंग कहते हैं, उस पर नियंत्रण लाने में हम सफल हुए। और कुछ देश ऐसे हैं जो इस चीज में माहिर हैं, जो डीप सी फिशिंग करके विश्व के मछली को खत्म करने में रिस्पॉन्सिबल है। उनके ऊपर नियंत्रण लाने में भारत सफल हुई। एक बहुत बड़ी विजय भारत की रही है। इसके साथ साथ कोविड पैंडेमिक से हम जूझ रहे हैं। उसने कई चुनौतियां विश्व के सामने उजागर की हैं। तो एक कोविड के लिए रिस्पॉन्स, और आगे चल के कभी पैंडेमिक हो, महामारी हो, उसमें भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और विश्व को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इस पे भी अहम फैसले लिए गए। साथ ही साथ विश्व की खाद्य सुरक्षा के ऊपर कुछ कदम आगे बढ़ी है बात। और मैं समझता हूं कि जिस स्पिरिट में ये सब चर्चाएं हुई, जब काम हुआ, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक आगे के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे उसको और बदलाव के माध्यम से रेलेवेंट बनाया जाए। जैसे हम भारत में मानते हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म से हम भारत के भविष्य को बदलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लगातार कोशिशें रहती हैं कि भारत बदले और एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत बड़ी सोच के साथ आगे जाए, वैसे एक WTO में भी रिफॉर्म हो, उसके लिए भी एक काफी अच्छा एजेंडा तैयार किया गया है, WTO रिफॉर्म एजेंडा, जो कई महीनों से चर्चा में था, लगभग 1.5 वर्षों से लंबित था। ट्रिप्स के संबंधित कुछ छूट, जिससे जो विकासशील देश हैं उनको वैक्सीन बनाने में सहूलियत मिले, उसका भी निर्णय अंत में सफलतापूर्वक हो गया। जो डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एनगोजी यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में लगातार चर्चाओं के माध्यम से एक सोल्यूशन निकला था, उसको विश्व ने, WTO ने एक्सेप्ट किया है। तो मैं समझता हूं ऑल इन ऑल एक बड़ा ही अच्छा पैकेज। और साथ ही साथ चूंकि कई इलेक्ट्रॉनिक और IT कंपनीज को भारत में चिंता थी कि ई-कॉमर्स मोरेटोरियम हर 2 वर्ष में एक्सटेंड तो होता है, लेकिन उस पर कोई ज्यादा गहराई से काम नहीं हो रहा है, उसकी क्या डेफिनेशंस होंगी। अब काफी चीजें बदल गई हैं दुनिया में, तो क्या चीजें उसके अंतर्गत आनी चाहिए। 98 का एग्रीमेंट है, 24 साल से चल रहा है, पर उस पर कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे। भारत ने इस विषय को बहुत स्ट्रांगली सबके समक्ष रखा कि एग्रीमेंट को बार बार सिर्फ पोस्टपोन करते जाना ये नहीं चलेगा, इसके ऊपर काम होके क्लैरिटी आनी चाहिए कैसे। और भारत की इंडस्ट्री भी चाहती है कि उनको भी ये फ्री एक्सेस मिले, मार्केट मिले। आप सब जानते हैं हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स किस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं,
और उस बढ़त में इस ई कॉमर्स मोरेटोरियम का भी बहुत हमें लाभ मिलता है। साथ ही साथ लेकिन हमें अपने इस मोरेटोरियम में क्लैरिटी भी आए, इस पे भी काम चाहिए था। तो इन दोनों चीज में हम सफल हुए। मोरेटोरियम भी एक्सटेंड कर पाए, लेकिन एक डेडलाइन के साथ कि मार्च 2024 तक किसी भी हालत में इस मोरेटोरियम के बारे में कुछ ठोस क्लैरिटी आए, क्या लाभ नुकसान हो रहा है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हो और एक फाइनलिटी और कंक्लूजन पे ये जाए मार्च 2024 तक। तो मैं समझता हूं कि अलग अलग विषयों पे भारत की लीडरशिप स्थापित हुई है इंटरनेशनल फोरम पे। भारत के किसानों का, मछुआरों का, हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग चलाते हैं, उद्यमी हैं, उनका, और जो गरीब और वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उन सभी की चिंता करते हुए एक बड़ा अच्छा आउटकम्स ओरिएंटेड मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस MC12 खत्म हुआ है। कुछ देशों ने गलत प्रचार करने की कोशिश शुरुआत में की थी रविवार सोमवार को, जैसे भारत अड़ रहा है और उसके कारण कुछ हो नहीं रहा है। वास्तव स्थिति अब सबके समक्ष आई कि भारत ने जो जो बातें रखी वहां, जो जो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया था कि इन चीजों पे आपको WTO में फोकस करना है, अब पूरा विश्व एक्नॉलेज कर रहा है कि वही वास्तव में सही एजेंडा था और अल्टीमेटली सब सॉल्यूशंस निकालने में भारत की अहम भूमिका रही। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने लगातार पिछले 6 दिन तक यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी चिंता की, हमें और हमारी टीम को पूरा मार्गदर्शन दिया और लगातार हमारा उत्साह भी बढ़ाया, हमें प्रोत्साहित किया और सक्षम भी बनाया कि आप हिम्मत से अब भारत की बात रखो, विजय जरूर भारत की होगी और निर्णय लेने में सहायता भी करो, कंसेंसस भी बिल्ड करो, सबके साथ चर्चा कर करके रास्ते भी खोजो कि WTO सक्सेसफुल हो और भारत की भूमिका भी सक्सेसफुल हो। तो आप सबको भी मैं बधाई दूंगा, आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने समय समय पे भारत की बात जनता तक पहुंचाई और जो एक ग्लूम एंड डूम का वातावरण विश्व में चल रहा था उसको बदलने के लिए आज ये सूर्योदय हमको प्रोत्साहित करता है, हमको और एक नया आशा की किरण देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन लास्ट मिनट पर, कुछ अगर आप बताना चाहेंगे? मुझे लगता है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, इस भावना से, स्पिरिट के साथ इस कॉन्फ्रेंस पे हमने भाग लिया। ये बात सच है कि कुछ देशों ने कई विषयों के ऊपर ऐसे अटकलें लगाए जिसके कारण विलंब भी हुआ कई निर्णय लेने में, पर आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं भारत ने किसी विषय पे कोई ऐसी अड़चन नहीं लगाई या कोई ऐसी तकलीफ नहीं क्रिएट की। कुछ देशों ने, कुछ लोगों ने जरूर भ्रमित करने की कोशिश की और भारत के बारे में टीका टिप्पणी करने की कोशिश की, पर अंत में सबके ध्यान में आया कि भारत ही सही माने में ठीक बात बोलता था और वही अल्टीमेटली अडॉप्ट हुआ एज ग्लोबल कंसेंसस। वर्षों वर्षों से हमको बहुत कश्मकश करके मुश्किलों से कुछ कभी एक आध बात हमारी सुनी जाती थी और साधारणतः हम पुराने निर्णय जब WTO स्थापित हुआ आज से 30 साल पहले, तब से शुरू करके अगर निर्णय देखें, जैसे उरुग्वे राउंड में एग्रीकल्चर सब्सिडीज पे जो निर्णय आज से 30 साल पहले और कुछ कमजोरी में लिए गए होंगे, किस मजबूरी में वो निर्णय भारत ने स्वीकार किया, बाकी विकासशील देशों ने स्वीकार किया, ये तो अब हमारे सामने उसकी चर्चा करना है, उसको पुनः याद करने का कोई समय नहीं है। आज तो हर्ष और उल्लास का समय है, लेकिन जरूर चिंता होती है जब पुराने निर्णय कई देखते हैं
किस प्रकार से हुए, किस प्रकार से भारत ने कमजोरी दिखाई, या अलग अलग जो विकासशील देशों हैं उनके साथ शायद कई मायनों में अन्याय भी हुआ। लेकिन आज ये बात स्पष्ट है कि पूरा विश्व देखता है कि गरीब देशों की, कम विकसित देशों की, विकासशील देशों की अब एक बुलंद आवाज है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और वो भारत उभरा है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितने लोग, कोई मेरे पास आए, कोई एम्बेसडर के पास आए, कोई कॉमर्स सेक्रेटरी के पास आए, हमारे अलग अलग अधिकारियों के पास कितने लोग आए और धन्यवाद किया अलग अलग देशों से। कोई पैसिफिक आइलैंड के देश, कोई कैरिबियन देश, कोई अफ्रीकन देश, कोई लैटिन अमेरिकन देश, और वास्तव में कई विकसित देश ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारत जो कह रहा था वो सही था। भारत ने बात अपनी एकदम बहुत तर्क के साथ रखी, और भारत ने WTO को सफल बनाने में भी बड़ी अहम भूमिका निभाई। तो मैं समझता हूं हम सबके लिए और 135 करोड़ भारतवासियों के लिए आज गर्व का दिन है। एक बहुत स्पष्ट रूप से रिफॉर्म के डॉक्यूमेंट में भी और एजेंडा जो ड्रॉप किया उसमें इसको पुनः रिट्रेट किया गया, पुनः उसको कंफर्म किया गया, उसके बारे में आश्वस्त किया गया कि जो कोर प्रिंसिपल्स थे WTO के, जिसमें कंसेंसस के बेसिस पे निर्णय होगा, जिसमें सबकी अहम सहमति होनी चाहिए, साथ ही साथ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट रहेगा जो विकासशील और कम विकसित देश हैं, साथ ही साथ जो विश्व समूह है वो उन विषयों के ऊपर काम करेगा जो वास्तव में पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं, विश्व के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अलग अलग हैं उन सब विषयों के तरफ लोगों को अच्छे जीवन देने के लिए काम करेगा। जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था WTO का, जिन प्रिंसिपल्स पे क्रिएट हुई थी WTO, उसको हमने स्थापित रखने का निर्णय लिया। लेकिन साथ ही साथ बदलती हुई परिस्थितियों में जब विश्व में कई चीजें 30 वर्षों में बदली हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए एक और रेलेवेंट बनाना, WTO को कंटेम्पररी बनाना, आज के समय के अनुसार उसको बनाना, उसके बारे में रिफॉर्म एजेंडा ड्रॉ किया गया। और मैं समझता हूँ ये WTO के लिए भी अच्छा है, विकासशील और कम विकास वाले देशों के लिए भी आगे चल के और अच्छा रहेगा, और विश्व में अमन शांति बनाए रखना, विश्व के व्यापार को और बढ़ाना। आखिर विश्व व्यापार संघ का काम ही ये है कि विश्व में व्यापार और अच्छा हो, पारदर्शिता से हो और बढ़े। उस एजेंडा को आगे लेके जाने के लिए रिफॉर्म एजेंडा। भारत की तरफ से ट्रिप्स वेवर का जो प्रस्ताव दिया गया तो उसमें किस हद तक बात बनने की, जो हम लोग जो कह रहे थे उसमें कितनी। मैं समझता हूं कि हमने शुरुआत में तो बात रखी थी कि पूरी छूट हो जाए, लेकिन उसकी अपनी एक समस्या है, उसकी एक इम्पैक्ट होता है कुछ मात्रा में इनोवेशन के ऊपर। जो शोध का काम करते हैं लोग, जो संस्थाएं, जो कंपनियां शोध करती हैं, उसको भी हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक स्पिरिट ऑफ कंसेंसस भी बोलूंगा, और स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की बात समझते हुए एक बड़ा अच्छा बैलेंस इस ट्रिप्स के निर्णय में लिया गया, जिससे जो देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको सुविधा होगी कि वो वैक्सीन बना सके। अगले 6 महीने में डायग्नोस्टिक्स और थेरोपेटिक्स के ऊपर भी निर्णय लेने के लिए हम सब बाध्य हैं, पूरा सभी देश। और साथ ही साथ जो आगे भी शोध चलता रहे, इनोवेशन को प्रोत्साहन मिले, उसका भी एक फाइन बैलेंस क्रिएट किया गया। मैं समझता हूं कि सभी देश संतुष्ट हैं इस करार से। एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे ना जो बनाएंगे? नहीं, जो बनाएंगे उसको 5 साल तक पूरी तरीके से जरूरत पड़े तो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जो तो कुछ देश बनाएंगे, बाकी देश जो क्षमता नहीं रखते हैं बनाने के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए, उनको एक्सपोर्ट भी हो पाएगा। और एक बार 5 साल का समय जब खत्म होने आएगा तब हम पुनः विचार करेंगे कि इसको आगे और बढ़ाना, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए।
या उसके बाद फिर 49% तक एक्सपोर्ट तो उसके बाद भी कर सकते। सर सप्लाई चेन इसकी भी बात थी इसी पेपर में, जो अड़ंगा डाले जाते हैं सप्लाई चेन के, तो उस पर भी एक कंसेंसस बना है, भारत की यही बात थी। जहां तक रिस्पॉन्स टू पेंडेमिक है, अगर कोई महामारी आएगी या कोई ऐसी तकलीफ आएगी, उस डॉक्यूमेंट में सप्लाई चेन्स का भी जिक्र है कि सप्लाई चेन्स ओपन रखी जाएंगी और जो जो लोगों को दवाई बनाने के लिए या कुछ वैक्सीन बनाने के लिए कुछ सिरिंज या इक्विपमेंट जो महामारी के समय जरूरत पड़ती है, ऐसे कोई भी सामान है, हमने जैसे भारत ने प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पे कि हमें आत्मनिर्भर बनना है पीपीईज में, दूसरे आह्वान पे कि हमें आत्मनिर्भर बनना है टेस्टिंग किट्स और टेस्टिंग फैसिलिटीज, कैसे भारत तेज गति से उभरा और आज विश्व में नंबर 2 हमारी स्थिति है। वे द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई किट्स। आज हमने 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन बनाई हैं, करोड़ों की संख्या में वैक्सीन विश्व भर में गरीब देशों को मुफ्त में भी दिए, अलग अलग देशों को सप्लाई किए, और शायद विकासशील देशों ने जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया वो भारत की कोविड के समय जो भारत ने सबका हाथ थामा, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम विकसित और विकासशील देशों की चिंता की, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे खाद्य के पदार्थ हो, हमने कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। और ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आज पूरा विश्व रिकॉग्नाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और WFP निर्यात सर हम लोग एग्री किए हैं। WFP में पहले भी आज तक कभी कोई स्थिति नहीं आई है जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भारत से कम कोई भी चीज मांगी हो, हमने आज तक कभी मना नहीं किया। हाल में ही अफगानिस्तान के लिए भी 2 लाख टन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने गेहूं का मांगा था, बिना विलंब के, एक क्षण खराब करे बगैर भारत ने स्वीकार किया, उसके तहत जा भी रहा। आपने तो देखा भी होगा जब अनाज पहुंचा तो अफगानिस्तान में कितनी खुशी थी, अच्छी क्वालिटी का अनाज वहां पहुंचा। और मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा निर्णय है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कभी भी कोई खाद्य की जरूरत पड़े तो सभी देश मिलके उसको सहायता करेंगे कि वो जो गरीब देश है, जो वल्नरेबल देश है, जिनकी बहुत सख्त जरूरत है, उनको खाद्य सुरक्षा में मदद कर सके। लेकिन भारत ने के सुझाव पर एक पैराग्राफ और उसमें लिखा गया उस करार में कि ये करते समय भारत और सभी देशों को ये भी सुविधा रहेगी, ये भी अधिकार रहेगा कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा की भी चिंता करें और उसको मद्देनजर रखते हुए देखें कि कितना सामान हम बाहर दे पाए। India's demanding TRIPS waiver package was also that the condition of pre-shipment notification should be done away with. So, is there any status update on that? What happened on pre-shipment notification issue? For TRIPS waiver, we were pressing that this requirement should not be there. देखिए, ये तो एक सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात है ना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात है। और मुझे लगता है कि जो भी कंपनी से टेक्नोलॉजी ली जाती है उसको अगर नोटिफाई करना पड़े कि किन देशों को आप दे रहे हो, कितनी क्वांटिटी दे रहे हो, उसमें किसी देश को कोई वैसे वास्तव में तकलीफ नहीं नजर आ रही थी। और मैं समझता हूं आज तो भारत ऐसा देश है जो वैक्सीन की टेक्नोलॉजी दुनिया को देगा। हमें तो चाहिए नहीं, हम तो देने वालों में से, और वही हमारी ताकत है। तो शायद ये पहला मिनिस्टेरियल होगा जब हमने एजेंडा सेट किया, हमने बोला कि क्या किया जाए। हमने लगभग ऑफेंसिव, जिसको कहते हैं यहाँ के शब्दावली में, भारत ऑफेंसिव या फ्रंट फुट पे था, भारत डिफेंसिव पे नहीं था। लोग भारत को नहीं कह रहे थे, हम दुनिया को कह रहे थे कि क्या होगा। तो ये आज आप सबके लिए एक गर्व की बात है कि आपके देश ने सेट किया WTO का एजेंडा। 2 days back, it looked like things were not going fine and all. Then all of a sudden, what was the trigger, in your opinion, that actually changed it out there? That finally there's 7 outcomes that we can. और इतने कहाँ बात हो रही थी कि एक आउटकम 2 आउटकम भी हो गए तो हम अनाउंस करेंगे सफल हो गया। That's what we thought.
मुझे लगता है कि वहां पे बैठे कमरे में जो प्रमुख देश थे, शायद अब तो समय इतना फास्ट जा रहा है कि आई एम लूजिंग ट्रैक। आज फ्राइडे है, वेडनेसडे शाम को जो बैठक हो रही थी, उस बैठक में जिस प्रकार की बातें रखी गई और एम्बेसडर मेरे साथ थे, हम दोनों वहां थे, और मैंने और भारत ने अपनी अपनी बातें कई विषयों पे बहुत स्ट्रांगली रखी थी। तो उस बैठक में सबने अपनी अपनी बात रखी, और समाव मुझे लगा कि बैठक एक बड़ा ग्लूम एंड डूम के माहौल में चल रहा है। सभी मतलब ये शब्दावली ठीक ना भी हो, पर सभी का मुंह बड़ा गिरा हुआ सा लगा, उतरा हुआ सा लगा, कि जैसे बस खत्म हो गया, अब WTO में कुछ रहा नहीं, एक अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं, कि एक फेल्ड WTO का माहौल था। तब भारत ने पहल की, माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे भी मैसेज था और गाइडेंस थी कि हमने आखिरी तक, हर क्षण तक हमारे जो जो डिमांड्स हैं, हमारी जो जो रिक्वेस्ट हैं, उसके लिए लोगों को तैयार करना चाहिए, बातचीत के माध्यम से सबको साथ लेना चाहिए। तो तब भारत ने कुछ प्रमुख देशों के साथ थोड़ा बायलैटरली कमरे के बाहर जाके चर्चा की, और एक प्रकार से फिर उस कमरे में आके जो सबको प्रोत्साहित किया, सबका उत्साह बढ़ाने का काम किया, वो आज सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। पूरे WTO में इसकी चर्चा है। तो कुछ मात्रा में मैं समझता हूं आप सब श्रेय ले सकते हैं कि कहाँ जीरो आउटकम की बात थी और कहाँ शायद वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिनिस्टेरियल से हम सब भारत लौटेंगे। मंत्री जी, दो प्रश्न हैं। एक, फिशरीज पे जो मॉरिटोरियम की डिमांड कर रहा था भारत 25 साल, उस पर कुछ हुआ है? और G2G जो हम फूड सिक्योरिटी को कह रहे थे, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस पर, इस पर भी कोई चर्चा हुई? सबसे पहले तो फिशरीज एग्रीमेंट अभी सीमित है इरेगुलर, इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग के ऊपर, IUU। तो जो पूरा करार है वो भी और आगे चर्चा में आना है। तो अभी डिसिप्लिन सब्सिडीज के ऊपर कोई रोक नहीं है किसी प्रकार की। तो इससे जो हमारी वो बात थी कि हमें 25 साल मोरेटोरियम मिले, वो तो तब रेलेवेंट होगा जब कोई उसके रोक लाने की बात हो। तो अब तो कोई सब्सिडीज पे रोक है नहीं, और भारत तो इलीगल फिशिंग करता ही नहीं हो। तो हम सबको ध्यान है कि हमारी फिशिंग ट्रेडिशनल है ज्यादा, हम कोई डीप सी में जाके फिशिंग करते नहीं है। हमने कोई बड़े बड़े ट्रॉलर्स, बड़े बड़े शिपिंग फ्लीट्स फिशिंग के बनाए नहीं है, जिससे विश्व की मच्छियों का स्टॉक कम हो रहा है, फिश स्टॉक अफेक्ट हो रहा है, या फिश स्टॉक डाई कर रहा है। मैंने इस मिनिस्ट्रियल में एक बात रखी, जिसके लिए मैं आपके माध्यम से भारत के मछुआरों को भी बधाई देना चाहूंगा, कि जब दुनिया को हमने बताया कि भारत एकमात्र देश है, और मैं बताऊं, जब हम तैयारी कर रहे थे WTO की, और माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हम प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि क्या क्या विषय आ सकते हैं, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, आप जरा मार्गदर्शन दीजिए। उन्होंने कहा, भाई विश्व को बताओ, शायद ही कोई देश है दुनिया में जहां पे इतना ज्यादा संवेदनशीलता है मछलियों के प्रति भी, कि 2 महीने तक भारत में फिशिंग ही नहीं होता है, कोई मछुआरा समुद्र में नहीं जाता। और ये आज के कानून के हिसाब से नहीं, सैकड़ों साल से, शायद हजारों साल से भारत की ये परंपरा रही है। और संजोग से जिस दिन मैं फिशरीज के ऊपर बोल रहा था, शायद 14 तारीख थी, 14 तारीख को जब मैं बोल रहा था, वो ऐसा दिन था कि अरेबियन सी में भी और बे ऑफ बंगाल दोनों में उस दिन फिशिंग बंद थी, और ये पारंपरिक भारत की धरोहर है। तो जब मैंने अपनी बात रखी और बताया कि देखो, एज वी स्पीक हियर भारत में पूरी फिशिंग बंद है, क्योंकि हम वो 2 महीना देते हैं जब फिश स्टॉक ब्रीड करता है, नई मछली पैदा होती है। तो भारत जितना सस्टेनेबल तो शायद कोई देश नहीं है, शायद कोई देश ऐसा नहीं है जो वास्तव में
इतना हर प्राणी की चिंता करते हैं। तो ये तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था मुझे तब इतना ध्यान नहीं आया, पर जब मैंने यहाँ ये बात रखी और उस पर जो रिस्पॉन्स मिला सबका, उससे ध्यान आया कि कितनी दूरदर्शिता की सोच थी उनकी। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.